नावेश को आपसे बात शुरू करूंगा। संगम में के तट पर कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हो सकती? मैंने बताया कि 1988 में इसी संगम के तट पर, संगम तो बदला नहीं, इसी संगम के तट पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। कोई नियम है, कोई कायदा है, कोई कानून है कि संगम में नहीं हो सकती? जी ऐसा कुछ भी नहीं फिर आपत्ति क्यों है? अगर एक मिनट, अगर संगम में राजनीतिक लोगों की मूर्तियां लग सकती हैं क्या, तो फिर ये होने में क्या समस्या है बैठक? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, और ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो अपनी कैबिनेट की बैठक कहां करे। कोई जरूरी नहीं कि एनेक्सी में हो, लोक भवन में हो। ये ऐसा कहीं कानून नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई संविधान नहीं है। जहां सुविधाजनक हो वहां कैबिनेट की बैठक हो। कोई भी बैठक कहीं भी कर सकता है, और कैबिनेट की बैठक भी कहीं भी हो सकती है। मैं समझता हूं इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी, ये विपक्ष ये कह रहा है कि राजनीतिक इससे रोटियां सेकी जा रही हैं, तो आप उस पर रिएक्ट करके आप उस रोटियों को और भी स्वादिष्ट बनाए दे रहे हो, उसको और भी आगे बढ़ाए दे रहे हो। भाई मुख्यमंत्री होता है, उसका विवेकाधिकार होता है। और कैबिनेट की बैठक अगर कुंभ में हो रही है, तो मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को की एक सुखद अनुभूति करेंगे कि कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है संगम का तट और महाकुंभ, और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक चेतना है इस देश की, जिससे देश दुनिया प्रेरित हो रही है। दुनिया हमारे इस आयोजन, भव्य और दिव्य आयोजन की तरफ देख रही है। पर्यटन बढ़ रहा है, तमाम इससे खूबियां। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठाया है तो ये उसके लिए ही अनहित होगा, योगी के लिए अनहित इस तरह का सवाल नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। कई बार हम ये चयन नहीं कर पाते कौन सा सवाल उठाएं, कई बार रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। डॉक्टर नीति शर्मा, कुंभ में संगम के तट पर कहा गया कि जो मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक है। स्वाभाविक है, वोट से चुनी हुई हर चीज को आप राजनीतिक कह सकते हैं, लेकिन जनता के वोट से चुनी हुई सरकार जनता के सबसे बड़े समारोह में क्यों नहीं उपस्थित हो सकती? इससे बड़ा समारोह तो प्लेनेट पर कोई नहीं दूसरा जनता का। जनता की भागीदारी वाला इससे बड़ा समागम धरती पर नहीं कोई दूसरा, तो वहां सरकार क्यों नहीं खड़ी हो सकती? नीति जी। मिताब जी, आपको, आपके पैनल पे सभी गेस्ट्स को और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय हिंद और जय सनातन। 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ, अभी डिंपल जी की आप बाइट सुना रहे थे कि कुंभ हर साल आता है। ना मेरे पुरखे, ना आपके पुरखे, ना डिंपल जी के पुरखे, ना हमारे आने वाली पीढ़ी गुरु का जो 12 वर्षों में गोचर वृषभ राशि में, और 144 वर्ष के बाद ये जो महाकुंभ का पर्व और इसका सौभाग्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को मिला है, ये तो कुछ उनका प्रारब्ध ही है, और हम सबका प्रारब्ध है कि हम इस महाकुंभ का साक्षात्कार देख पा रहे हैं। पूरे विश्व जो है आज संगम के सम्मोहन से मंत्रमुग्ध हो चुका है। पूरा विश्व, राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, पूरा विश्व में ये धर्म ध्वजा सनातन की लहरा रही है। और आज अगर धर्म क्षेत्र से, ये कुरुक्षेत्र से, उस धर्म ध्वजा के नीचे अगर योगी जी वहां से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के विकास की गाथा, राष्ट्र की गति को आगे बढ़ा रहे हैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, तो इससे तो शुभ घड़ी और इससे शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता कि राष्ट्र निर्माण की अगर गति कुंभ जैसे दिव्य इस अलौकिक भूमि से हो रही है, संगम की भूमि से हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो हम परिकल्पना राष्ट्र के विश्व गुरु की करते हैं, सनातन के सम्मान की करते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली पड़ है। अगर राजनीति धर्म नीति से चलती है तो उससे अच्छी राजनीति तो हो ही नहीं सकती अमिताभ जी। लेकिन विपक्ष की समस्या क्या है कि ये द्वेष की राजनीति है, ये जो ईर्ष्या की राजनीति है, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, जो जातिवाद में पीढ़ियों में बांटने जाके देखिए संगम में, स्वर्ण वर्ण हो, श्याम वर्ण हो, कोई ओबीसी हो, एससी हो, अगला हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, नेता हो, धनाढ़ व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सारी सीमाएं तोड़ के
एकात्मता और सम्मान के साथ कैसे सब एक साथ इस आस्था की डुबकी जी। लगा के विश्व में सनातन की ध्वजा लहरा रहे हैं, तो आज इनको दर्द हो रहा है। कुंभ 9.5 करोड़ से ऊपर आज संगम में लोग स्नान कर चुके हैं। केवल 16 लाख की आबादी वाला प्रयागराज, और वहां पे जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, वहां पे जो सेवा कर्मी हैं, उनके बच्चों की तक, चाहे वो किसी क्षेत्र के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, उनके बच्चों की तक की शिक्षा का व्यवस्था वहां पे कर रखी है। वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज देखिए आप, देश भर से, विश्व भर से लोगों के अश्रु देखिए, ठीक नीतीश जो इस जी अभी भावना रोकेंगे में डूब रहे जी, हैं। दोबारा मैं लाते हैं लेकिन एक चीज और बताऊंगी अमिताभ जी, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाए, राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाए, ठीक। सनातन के उन्मूलन का जो बात करते हैं, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, वो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं, उनके पेट में तो इस गौरवशाली पलों को जब देश जीतता है तो दर्द हो रही है। ठीक है नीतीश जी। अशोक भाई, आप उस वक्त जुड़े नहीं थे, मैं इसका जिक्र कर चुका था कि अशोक भाई हरिद्वार में गंगा नहा के आए हैं, इसका उल्लेख कर चुका था। हाँ, मैं निगाह रखता हूँ। ये विषय तो है ही कि अखिलेश जी ने ऐसा क्यों कहा। कई बार रॉन्ग नंबर डायल हो जाता, नेता कितना भी बड़ा हो, वक्त सबका ऊपर नीचे होता है ना। चंद्रमा मन सो जाता तक्षत सूर्यो रजायता, क्या तो चंद्रमा मन का स्वामी है, कहीं गड़बड़ हो गया चंद्रमा तो गलत बात बुलवा देता है कि कुंभ में कैबिनेट क्यों। लेकिन आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। हम और आप थे, आशीष कुछ बोले थे, तो उस दिन आप गजब ऊर्जान्वित थे और आपने कहा था ना अब की ये लोग अमिताभ जी सरकार से उतारने वाले लोग हैं, क्या इतने बहादुर हैं। आज योगी जी ने कहा कि भाई आशीष कहाँ है, राजभर कहाँ है, निषाद राज कहाँ है, अनिल कहाँ है, क्यों पीछे छुप रहे हो, आओ आगे। वो सब गंगा में छप छप नहाए साथ। तो वो मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे, आपको अगर याद हो, मैंने कहा था अशोक भाई आप ज्यादा उम्मीद बांध लिए क्या। अब वो गंगा के शीतल जल में सब ठंडे हो गए नहीं अशोक जी। देखिए कैबिनेट में नहाने का, अरे कैबिनेट छोड़ो, अरे न कैबिनेट छोड़ो भैया, वो माइक पर से सब लोग अपने अपने हिस्से का बयान दे जारी कर रहे हैं ताकि आप कोई गलतफहमी ना फैला दो। वो सब कह रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में अखिल विश्व में पताका फहरा रही है। केवल नहाए नहीं, खेले भी हैं ये गंगा में भैया, छपक छप छप छपक छप छप। मैं कह रहा हूं आपके सपनों पर ये लोग इतनी जल्दी क्यों तुषारापात कर देते हैं। मानसून ऑफर दिया था आपने, 100 लाओ सीएम बनो, आप लोग क्यों दांव लगाते हो बार बार अशोक जी। हाँ तभी देखिए दांव लगाने का बात नहीं है, बात है जब कोई भी उनके सहयोगी दल का नेता मंत्री अगर सवाल उठाता है तो उस पे विपक्ष होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि जो चीजें सही वो उठा रहे उस बात को इंपावर करना, उस बात को सही करना। अगर उनका विधायक आप उनकी बात को इंपावर नहीं करते, आप उनको इंपावर करने लगते हो, वही धोखा खा जाते हो। बात को करो तो दिक्कत है, आप उनको इंपावर करने लगते हो कि 100 लाओ सीएम बन जाओ। नहीं वो देखिए जो 100 लाओ सीएम बन जाओ का ऑफर तब था जब वो इधर उधर धक्के खा रहे थे मौर्य जी, तब तो ऑफर चल ही रहा था उनके लिए। अब वो धक्के खाने के बाद भी नहीं ला पाए 100, तो अब अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफर तो रहता नहीं है भाई, सीमित ऑफर रहता है हर चीज का। तो बेचारे जो है थक हार गए, तो जब ऑफर लेने वाला थक गया तो हम तो देने वाले थे, हम तो झोली खोल के बैठे थे। तो ऑफर लेने वाला तो बंदरों की तरह कूद फांद के थक गया, तो हमने ऑफर बंद कर दिया, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बात आपने कहा नहीं, अच्छा आपने निषाद पटेल और राजभर में भी तो आप सोमवार हर सोमवार मंगल बुध कभी न कभी दांव लगाते रहते हो। नहीं तो ये लोग देखिए कि कांटा फेंकते रहते हो कि देखे मछली फंसी कि नहीं फंसी। देखिए निषाद जी की बात अगर आप करिए तो अभी निषाद जी और पटेल जी एक साथ एक मंच शेयर किए थे, तो आपको तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पता रहती हैं। निषाद जी और आशीष पटेल जी ने एक मंच शेयर किया था और बाकायदे वहां उन्होंने हुंकार भी भरी थी और कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम किसी से दबेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही है। देखिए जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा अमिताभ जी, तो जिसके समस्या है वो समस्याएं विकराल रूप धारण करते हुए आएंगे। अभी देखिए मणिपुर में एक चीज सामने आई गई, जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया बीरेंद्र सिंह की सरकार से।
तो ये सारी चीजें अब होती रहेंगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा 2027 का, ये सब चीजें होती रहेंगी। सवाल जो आपने उठाया है महाकुंभ को लेकर के और वहां पे कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के, उसमें ज्यादा नहीं, मुझे बस 2 लाइन कहना है कि देखिए, एक शब्द होता नियति, तो व्यक्ति की नियत क्या है, नियत अगर उनकी नियति भगवान राम मंदिर में नहीं है, उनकी नियति भगवान राम मंदिर के नाम पे राजनीति का अखाड़ा क्रिएट करने की थी, तो उनकी नियति पे भगवान ने कुठाराघात किया। अयोध्या बिहार 400 से बहुत नीचे भी आ गए। उनकी नियति अगर महाकुंभ में श्रद्धा को लेकर है तब तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अपना कोई भी राजनीतिक कदम, अमिताभ जी, कोई भी सिंगल राजनीतिक कदम, चाहे माँ गंगा के लेकर के आप सुन लीजिए भाषण, या भगवान राम को लेकर के देख लीजिए, या महाकुंभ को लेकर के देख लीजिए, या गाय को लेकर के देख लीजिए, कोई भी ऐसा धार्मिक जो कार्यक्रम इनका होता है अमिताभ जी, उसमें इनकी नियत साफ नहीं रहती है, हर चीज के पीछे कुटिल चाल रहती है। ठीक है अशोक भाई, ठीक। मैं प्रशांत जी के पास आऊं, फिर आऊंगा अशोक जी के पास। राजनीतिक लोग जब दूसरे दल के लिए ऐसा कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं जो राजनीति में आया है वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? गजब बात है। जैसे डॉक्टर से कहो डॉक्टरी कर रहे हैं, वकील से कहो वकालत कर रहे हैं, अरे वो क्या और क्या करेगा? वही राजनेता राजनीति करेगा ना। बोले ये डॉक्टर ठीक नहीं, क्यों? बोले डॉक्टरी करता है। अरे तो क्या मूंगफली बेचे? बोले वकील भी बौड़ा में, बोलो क्यों? बोले वकालत करता है। तो क्या करे? चना मुरमुरा बेचे कासगंज में। मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्रों को सलाह दूंगा, 27 में कुछ उठापटक हो जाए अलग बात है, चुनाव से 3 महीना पहले, अशोक जी लिख लेना मेरी बात कापी में, क्या नहीं दिमाग में, उससे पहले कुछ नहीं होना। आपने कहा उनने निषाद और किसने मंच शेयर किया और हुंकार भरी, कितनी भी हुंकार भर लें, कितनी भी गर्जना कर लें, कितना भी गदा हाथ में लेके कूदें, क्या जब आमने सामने पड़ेंगे तो साक्षात बिल्कुल बोले ना जो आदेश करो। क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज? आप बेमतलब गुनाह बेलज्जत हो जाते हो, आप एक्सपोज ना करो अपने को। आपने आशीष पटेल से कितनी उम्मीदें बांध रखी थी, वो गंगा के जल में बह गई सब। इतने देख तो लो कि कहां उम्मीद लगाएं। प्रशांत जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि कुंभ और संगम तट पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कैबिनेट राजनीतिक कार्यक्रम है, वो वहां संगम के तट पर क्यों हुआ? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जहां तक देखिए राजनीति का प्रश्न है, राजनीति तो भारत में कोई ऐसा नहीं कि 1947 से हो रही है, 1950 से हो रही है। राजनीति तो हजारों साल से होती है, जब राजे रजवाड़े होते तभी राजनीति होती थी। और भारत में राजनीति सदैव धर्म दंड की ध्वजा के नीचे ही चली है और आज भी चलेगी। भले संविधान में प्रस्तावना में सेकुलर लिख देने से देश थोड़ा सेकुलर हो जाता है, वो तो शब्द लिखने से तो कुछ होता नहीं है, पहले भी चलती थी, आज भी धर्म दंड से धर्म के आधार पर चलती है। और जिस देश के राजा ही सन्यासी हों, योगी जी तो आधिकारिक तौर पर सन्यासी हैं और मोदी जी चूंकि भगवा वस्त्र नहीं पहनते, आधिकारिक तौर पर सन्यासी, लेकिन उनका जीवन तो पूरा सन्यासी वाला ही रहा है, तो वो भी धर्म और संस्कृत को ही लेकर के मोदी जी चलते हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और योगी जी तो आधिकारिक तौर पे है ही हैं, तो इसमें कोई छिपी बात तो है नहीं। अयोध्या में भी कैबिनेट बैठक हुई है और योगी जी तो जाते रहते हैं अयोध्या, जब वो राम मंदिर का डिसीजन नहीं आया उसके पहले जो 2 साल तक 50 बार गए, कुंभ गए, मोदी जी लगातार मंदिर जाते रहते हैं। तो धर्म और संस्कृत को तो लेकर के हमारी सरकार सदैव चल रही है। मोदी जी जब वहां दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं राजनीतिक दौरे पर, वहां पे वो मंदिर बनवा के आए। दुबई और अबू धाबी मंदिर बनवा के मोदी जी आए ना, उन्हीं के प्रयासों से जमीन मिली और इस्कॉन ने वहां पे मंदिर बनवाया। तो इसमें कौन सी नई बात है? और कम से कम उन लोगों को तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो वहां पे अभी हरिद्वार जाके फोटो सेशन करा रहे थे, गए थे चाचा जी की अस्थियां प्रवाहित करने, वहां पे फोटो सेशन करवा दिए कि देखो उन्होंने गंगा जी में नहाया। तो जो लोग मतलब मृत्यु का एक संस्कार, जो 16 संस्कार होता है हमारा हिंदू समाज का, उस काम में भी वो लोग राजनीति कर रहे थे, उसमें फोटो खिंचा रहे थे कि देखो गंगा जी नहा के आए। असली बात तो बाद में आई कि नहीं, वो तो अस्थियां प्रवाहित करने गए थे, उसमें गंगा नहाने लगे, तो वो कौन सी नीति? लेकिन मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए। डिम्पल जी भी करती हैं, नवरात्र पूजा करती हैं, कन्या भोज कराती हैं, बहुत अच्छी बात है, फोटोग्राफ वगैरह डालती हैं, तो वो कौन सी नीति है? तो देखिए, आप धर्म से तो भारत में रह करके धर्म नीति से तो आप दूर रह नहीं सकते। आप व्यक्तिगत जीवन में कोई भी धर्म का अपना पालन करते हो,
लेकिन आप धार्मिक रीति रिवाज से, धर्म कर्म से तो रह नहीं सकते। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैंने भी कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ तो है नहीं, सामाजिक संस्था तो है नहीं, राजनीति है ना, पॉलिटिकल पार्टी। इसमें एक्ट में अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड, तो राजनीति करेगी निश्चित तौर पर। और रही बात जेडीयू की, और उनकी आप बात मत छोड़िए, जेडीयू ने अभी झारखंड में हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, जेडीयू और एलजेपी में। दिल्ली में भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, एक सीटों पर दोनों लोग चुनाव लड़ रही हैं। और जो ऑफर दे रहे हैं उन्होंने 2022 का हास्य देख चुका है। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नाव छोड़ी वो सब नाव में डूब गए। भारतीय जनता पार्टी की नाव फिर भी 2022 के चुनाव पार हो गई बिल्कुल अच्छे बनते से, और जो नाव में कूदे थे फिर वापस आए। तो ये सब हम आप लोग चिंता करिए कि आपकी नाव कौन छोड़ रहा है। हमारी नाव बिल्कुल सुरक्षित है, हमारी नाव बिल्कुल पार जाएगी, हमारी सरकार कोई खतरा नहीं। आप लोग बस ऐसे ख्याली पुलाव करते रहिए। और जो लोग कभी अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, आज फैजाबाद लोग सौ को अयोध्या चिल्ला रहे, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसको भूल गए। अभी मिल्कीपुर आने दीजिए, मिल्कीपुर में भी आपको याद आ जाएगा। अभी जो संभल की सीट पे कुंदरकी में हुआ, कुंदरकी के ये लोग नाम भूल गए हैं क्योंकि इनके पैरों से जमीन खिसक गई है। जो मुस्लिम वोट जिनको ये लोग बपौती मानते थे, 1 लाख मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी वोट दिया विकास के नाम पर, तो इसलिए सब ये ड्रामेबाजी हो रही है।